हेलो, मैं जितेंद्र गहलोत। अध्याय 2 मानव तंत्र, भाग 9 जनन तंत्र। जनन सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि सजीवों द्वारा अपने ही समान संतति को जन्म देने की प्रक्रिया, जिसमें वह अपने ही समान, जैसे कि आम के पेड़ के बीजों द्वारा आम का पेड़ ही लगाया जा सकता है, वहीं एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो उसमें गाय का बच्चा गाय के समान ही दिखता है। अर्थात जनन द्वारा कोई भी जीव अपने ही सदृश अर्थात अपने ही समान दिखने वाले दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को ही जनन कहा जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि जनन सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी एक विशेष प्रजाति यदि जन्म देने की प्रक्रिया छोड़ देगी तो आने वाले समय में वह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। लेकिन यदि कोई विशेष व्यक्ति यदि जनन छोड़ता है तो उससे उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जनन एक प्रजाति द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन किसी जीव के लिए यह स्वैच्छिक है, वह अपनी इच्छा अनुसार जनन प्रक्रिया कर सकता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीव से ही होती है। अर्थात कोई भी सजीव अपने ही समान पहले किसी जीव से ही जन्म ले सकता है। वहीं निर्जीव पिंड से सजीव की उत्पत्ति कभी देखी नहीं गई। अर्थात कोई भी निर्जीव पदार्थ सजीव को जन्म नहीं दे सकता। सामान्यतः जनन प्रक्रियाएं दो भागों में विखंडित होती है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन होता है जिसमें कोई भी सजीव अपने अकेले अर्थात एक युग्मक द्वारा ही अपनी ही समान संतति को जन्म दिया जा सकता है। जैसे कि आज के समय में चलने वाली क्लोनिंग प्रक्रिया, जिसमें कोई एक ही जीव अपने क्लोन द्वारा, जैसे कि डॉली भेड़ जो सर्वप्रथम क्लोनिंग द्वारा तैयार की गई थी, उसमें एक ही भेड़ का युग्मक देकर उसी के समान जीव तैयार किया गया। वहीं लैंगिक जनन में दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, जिसमें नर तथा मादा युग्मक पृथक पृथक होते हैं। अब है जनन तंत्र। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात जो सजीव है उनमें मानव लैंगिक जनन करते हैं, जिसमें नर व मादा युग्मक अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं। अतः ये एक द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, जिसमें नर शुक्राणु अर्थात नर युग्मक का निर्माण करते हैं व मादा अंडाणु अर्थात मादा युग्मक का निर्माण करती है। और इन्हीं शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन से युग्मनज अर्थात सर्वप्रथम एक छोटे से जीव की उत्पत्ति इसी युग्मनज द्वारा मानी जाती है, जो आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करती है। लैंगिक जनन हेतु इस उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौनारंभ कहा जाता है, में शुरू होता है। अर्थात जनन के लिए कोई भी जीव अपनी जन्म के साथ ही जनन प्रक्रिया के नहीं कर सकता। उसकी एक विशेष अवस्था के पश्चात ही वह अपने समान संतति को जन्म देने की क्षमता रखता है, और उस अवस्था को ही यौन आरंभ अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगते हैं, अर्थात जीवों में इस प्रकार के विकास दिखने लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वह अपने ही समान सजीवों को जन्म दे सकता है। जैसे कि जनन परिपक्वता आती है, लड़कों में यौनारंभ के समय आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ दिखना प्रारंभ हो जाता है। वहीं उसकी काक व जननांग क्षेत्र के आसपास बालों का दिखाई देना तथा त्वचा तेली होना, जैसे कि अपन सुनते हैं कि कुछ शरीर के ऊपर छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई देते हैं। वहीं महिलाओं में स्तन का बनना अर्थात आगे स्तन उभार विकसित हो जाते हैं, उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। त्वचा का तेली हो जाना, महिलाओं के जननांग क्षेत्रों पर बालों का आना, रजोधर्म प्रक्रिया शुरू होना अर्थात मासिक धर्म शुरू हो जाता है। वहीं यौनारंभ के यही लक्षण दिखाई देते हैं। लड़कियों में ये उम्र 12 से 14 वर्ष की मानी जा सकती है तथा लड़कों में ये उम्र 13 से 15 वर्ष की होती है, और इसीलिए लैंगिक परिपक्वता की उम्र को 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण मान लिया जाता है। इस अवधि में मनुष्य की संवेदनाएं, उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन भी आता है। इसी कारणवश जब कई बार छोटे बच्चों के अंतर्गत ये परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो उस परिवर्तन के समय में उनके शरीर पर गुस्सा, कई बार किसी भी प्रकार की
मानसिक परेशानियां आदि से वो गुजरता है, उसके अंदर कई प्रकार के बदलाव आने शुरू होते हैं जिसको वो समझ नहीं पाता है, और इस कारण वो अत्यधिक गुस्सा करना भी प्रारंभ कर देता है, उसे हर बात पर गुस्सा आता है। तो यौनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों के मूल में विभिन्न हार्मोन का स्त्रवण होता है। मानव नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, तो वहीं स्त्रियों में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन इन परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। नर जनन तंत्र, जहाँ बात करते हैं कि नर जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभाजित किया गया। प्राथमिक लैंगिक अंग वह होते हैं जहाँ इन नर युग्मकों का अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये वे अंग हैं जो छोटे आकार में उपस्थित होते हैं और लैंगिक कोशिकाओं अर्थात युग्मकों का यानी शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। साथ ही ये कुछ हार्मोन भी बनाते हैं, जैसे ये अंग जनद कहलाते हैं। जैसे कि जनद यानी उस शुक्राणु का जन्म देने वाले उसको, तो नर में जनद वृषण होते हैं तथा नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं, अर्थात पेट के बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं। वृषण के दोनों भाग, प्रथम जो शुक्राणु निर्माण करता है, द्वितीय जो इस अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह भाग शरीर के बाहर की ओर स्थित होता है, अतः शरीर के तो बाहरी भाग में कहा जा सकता है, वहीं इन्हें जनद कहा जाता है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण यहीं से शुरू होता है। प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग के नाम से जाना जाता है, अर्थात बाकी वाले सभी भाग जो इन जन्म देने वाले शुक्राणुओं को मादा शरीर तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, अर्थात शुक्राणु निर्माण के पश्चात शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र तक पहुंचाने में सहायक सभी अंग द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं, जिनमें पहले हैं वृषण कोश। वृषण कोश वे भाग हैं जो वृषण को स्थिर तापमान रखने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर से कम तापमान की आवश्यकता में ही होता है। जब वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, उसी स्थिति में वृषण का में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण कोश ताप नियंत्रण के तौर पर कार्य करते हैं और यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों की तुलना में कम रहता है। शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं, अर्थात जब यहाँ पर इसका निर्माण हो जाता है वृषण में, तो यह शुक्रवाहिनी की सहायता से शुक्राशय में पहुँचते हैं। अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों ही समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्क्लेन वाहिनी का निर्माण करती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मूत्राशय व शुक्राशय, जैसे यहाँ से शुक्राशय है और मूत्रनली भी इसी भाग से, ये देखो मूत्राशय भी यहीं से जुड़ा है, तो दोनों ही एक ही भाग से शरीर से बाहर स्रावित किए जाते हैं। अतः यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्क्लेन वाहिनी का निर्माण करती है। शुक्राशय, शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रह के लिए एक थैली जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है तथा उसी के साथ ये तरल शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करने का कार्य करता है। वहीं प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, ये अखरोट के आकार की बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती है जो तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। ये तरल पदार्थ वीर्य का भाग बनाता है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे कि शुक्राणु मादा के शरीर में गति करते हुए अंडाणु तक पहुँच जाए। मूत्र मार्ग, ये एक पेशीय नलिका होती है जो मूत्राशय से निकलकर स्क्लेन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। इससे होकर मूत्र, शुक्राणु व प्रोस्टेट ग्रंथि आदि का स्त्रवण बाहर की ओर होता है और यह नलिका शिश्न से होकर गुजरकर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर से निकल जाती है, अर्थात शरीर के बाहर भेजने का कार्य इसी के द्वारा होता है। शिशन, ये एक बेलनाकार अंग है। इसका आकार सामान्यतः गोल बेलन के आकार का होता है जो वृषण कोश के बीच लटकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात मानव शरीर के बाहर की तरफ लटकता हुआ दिखाई देता है। ये उत्थानशील मैथुनांग है।
मैथुनांग से अर्थ होता है मैथुन प्रक्रिया। जब नर तथा मादा का संलयन होता है उस अवस्था में वह अंग जो मादा की योनि में प्रवेश करता है, तो इसीलिए इसे मैथुनांग के नाम से जाना जाता है। सामान्य अवस्था में ये छोटा व शिथिल रहता है, लेकिन मूत्र विसर्जन में जब ये काम आता है तब भी इसका आकार अत्यधिक विकसित नहीं होता। लेकिन मैथुन के समय ये उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात ये अपनी उत्तेजित अवस्था में होने के कारण शुक्राणु को शरीर से त्याग देता है। अध्याय 2 मानव तंत्र जितेंद्र गहलोत।